नालंदा ये सिर्फ एक खंडर का नाम नहीं है। ये एक ऐसे सपने की कहानी है जो सोचिए 700 साल तक जिया गया और फिर उसे एक ऐसी आग में झोंक दिया गया जिसकी तपिश आज भी महसूस की जाती है। तो चलिए आज इतिहास की उस राख को कुरेदते हैं और उस विचार को समझते हैं जिसने एक जमाने में भारत को दुनिया का ज्ञान गुरु बना दिया था। जरा सोचिए इस बात को, 3 महीने मतलब ज्ञान का वो कितना बड़ा खजाना रहा होगा जो लगातार दिन रात 3 महीनों तक जलता रहा। ये किसी इमारत का जलना नहीं था, ये तो जैसे मानवता की याददाश्त को मिटाने की एक जिद थी। वो जो धुआं उठ रहा था ना, उसमें सिर्फ कार्बन नहीं था, नहीं, उसमें जल रहा था आर्यभट्ट का शून्य, नागार्जुन की केमिस्ट्री, सुश्रुत की सर्जरी और बौद्ध धर्म की करुणा। वो धुआं जो मगध के आसमान को काला कर रहा था, वो दरअसल भारत के विश्वगुरु होने का वो सबूत था जिसे जलाया जा रहा था। तो चलिए इस कहानी को हम शुरू करते हैं इसके सबसे दर्दनाक मोड़ से। हम पहले उस आग को समझेंगे ताकि हम उस सपने की कीमत को महसूस कर सकें जिसे इतनी बेरहमी से राख कर दिया गया था। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये सिर्फ किताबें नहीं थी जो जल रही थी, नहीं, ये तो समझिए मानवता का एक तरह का बैकअप ड्राइव था। एक ऐसा भविष्य जल रहा था जो शायद भारत को दुनिया से 1000 साल आगे रख सकता था। ये एक संभावना की राख थी। चलिए अब जरा वक्त में पीछे चलते हैं, उस दौर में जब नालंदा सिर्फ एक नाम नहीं था बल्कि दुनिया भर के लिए ज्ञान का सबसे बड़ा सेंटर था। ये एक ऐसी जगह थी जिसकी कल्पना करना भी आज के दौर में मुश्किल लगता है। ये स्लाइड देखिए, ये उस दौर की कहानी कहती है। 5वीं सदी में जब गुप्त सम्राट कुमारगुप्त ने इसकी नींव रखी, तब से लेकर 12वीं सदी तक ये ज्ञान का ग्लोबल सेंटर बना रहा। और मजे की बात यह है कि ये सब तब हो रहा था जब यूरोप डार्क एजेस में था, जहां विज्ञान की जगह अंधविश्वास हावी था। और ठीक उसी वक्त भारत में एक ऐसा शहर था जिसका राजा कोई इंसान नहीं बल्कि ज्ञान था। इस स्केल की कल्पना कीजिए जरा, 10,000 स्टूडेंट्स और 2,000 टीचर्स, मतलब हर 5 छात्र पर एक टीचर। आज की टॉप से टॉप यूनिवर्सिटीज भी इस स्टूडेंट टीचर रेशियो का सिर्फ सपना ही देख सकती हैं। ये उस जमाने का गूगल था जहां दुनिया के हर कोने से लोग अपने सवालों के जवाब ढूंढने आते थे। यहाँ कोई डोनेशन सीट नहीं थी, कोई वीआईपी कोटा नहीं था। चाहे राजा का बेटा हो या किसान का, सबकी हैसियत दरवाजे पर ही खत्म हो जाती थी। अंदर सिर्फ एक ही चीज की कीमत थी और वो थी बुद्धि, आपका दिमाग। अब यहाँ का जो एडमिशन प्रोसेस था वो तो और भी कमाल का था। अंदर जाना कोई खेल नहीं था। गेट पर कोई गार्ड नहीं बल्कि उस दौर के सबसे बड़े विद्वानों में से एक खड़े होते थे। और नालंदा में एंट्री पाने के लिए आपको पहले उस द्वारपाल को एक शास्त्रार्थ में, मतलब एक फिलोसॉफिकल डिबेट में हराना होता था। सोचिए, 10 में से 8 लोग तो गेट से ही वापस भेज दिए जाते थे। कहते हैं ना, रोशनी जितनी तेज होती है परछाई उतनी ही गहरी होती है। नालंदा की यही भव्यता, यही ज्ञान आगे चलकर उसका सबसे बड़ा दुश्मन बनने वाला था। और इस तबाही की कहानी एक बहुत ही छोटी निजी वजह से शुरू होती है, एक घायल अहंकार का बदला। इस कहानी के 2 मुख्य किरदार हैं। एक तरफ इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, एक बेहद क्रूर और ताकत का भूखा सिपहसालार, और दूसरी तरफ आचार्य राहुल श्रीभद्र, नालंदा के आयुर्वेद डिपार्टमेंट के हेड, ज्ञान और शांति का एक जीता जागता प्रतीक। हुआ यूं कि खिलजी बहुत बुरी तरह बीमार पड़ गया। जब उसके अपने हकीम उसे ठीक नहीं कर पाए तो उसने बेमन से आचार्य को बुलवाया, लेकिन एक पागलपन भरी शर्त के साथ। ये सीधी टक्कर थी विज्ञान और अज्ञान की। एक तरफ आयुर्वेद था तो दूसरी तरफ एक जिद। लेकिन नालंदा का ज्ञान सिर्फ जड़ी बूटियों का नहीं था, वो मनोविज्ञान को भी समझता था। आचार्य ने खिलजी को कुरान की एक कॉपी दी और कहा कि इसे पढ़ो। असल में उन्होंने उस किताब के पन्नों पर एक न दिखने वाली दवा का लेप लगा दिया था। खिलजी जब भी थूक लगाकर पन्ना पलटता, दवा की बहुत थोड़ी मात्रा उसके शरीर में चली जाती और खिलजी ठीक हो गया। लेकिन जब उसे इस इलाज का तरीका पता चला तो शुक्रिया कहने की जगह उसका दिल जल उठा। उसे यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि एक काफिर वैद्य का ज्ञान उसके अपने हकीमों से बेहतर कैसे हो सकता है। और बस एहसान की जगह उसके दिल में एक बहुत ही खतरनाक ईर्ष्या ने ले ली। और इसी जलन ने उस फैसले को जन्म दिया जिसने भारत के इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। खिलजी ने तय किया कि वो सिर्फ उस वैद्य को नहीं बल्कि उस ज्ञान के पूरे सोर्स को ही मिटा देगा जहां से ये सब पैदा होता है।
खिलजी की सेना ने नालंदा पर हमला बोल दिया और उनका मेन टारगेट था धर्मगंज यूनिवर्सिटी की ग्रैंड लाइब्रेरी। 90 लाख हाथ से लिखी पांडुलिपियां, 9 मंजिला इमारत और वो आग जो 3 महीने तक जलती रही। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये पूरी मानव सभ्यता के खिलाफ एक अपराध था। ये कोई जंग नहीं थी, ये एक तरफा नरसंहार था। हजारों निहत्थे छात्रों और भिक्षुओं को मार दिया गया। जो कुछ बच गए वो किसी तरह अपनी जान बचाकर तिब्बत भाग गए और अपने साथ ज्ञान के कुछ जले हुए हिस्से ले गए। भारत में एक लंबा गहरा बौद्धिक सन्नाटा छा गया। और फिर लगभग 800 सालों तक नालंदा खामोश रहा, एक भूला बिसरा खंडर जिस पर जंगल उगाया। फिर 19वीं सदी में एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर कनिंघम ने चीनी यात्री हुएनसांग के लिखे नक्शों के सहारे इसे फिर से खोज निकाला। और फिर साल 2014 में एक नया सपना शुरू हुआ। तानाशाह अक्सर एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। वो किताबों को जला सकते हैं, इमारतों को गिरा सकते हैं, लेकिन वो एक आइडिया को, एक विचार को नहीं मार सकते। विचार तो फीनिक्स पक्षी की तरह होते हैं जो अपनी ही राख से फिर जिंदा हो जाते हैं। 21वीं सदी में नालंदा को फिर से जिंदा करने का ये सपना देखा था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसे लोगों ने। उनका कहना था कि हमें सिर्फ ईंटों की इमारत दोबारा नहीं बनानी है, हमें ज्ञान की उस प्यास को वापस लाना है जो नालंदा की असली आत्मा थी। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जैसे ही भारत ने आवाज दी, एशिया के वही देश मदद के लिए सबसे पहले आगे आए जिनके पूर्वज कभी यहां पढ़ने आते थे। ये इतिहास का एक बहुत ही खूबसूरत पल था जहां विरासत देशों को फिर से जोड़ रही थी। नया नालंदा आज एक उम्मीद तो है, लेकिन ये हमसे एक बहुत जरूरी सवाल भी पूछता है। बख्तियार खिलजी तो मर गया, पर क्या उसकी सोच मर गई? वो मानसिकता जो कहती है कि जो विचार मेरी समझ से बाहर है उसे नष्ट कर दो, क्या वो आज हमारे बीच जिंदा नहीं है? उस आग में किताबें तो जल गईं, पर क्या आर्यभट्ट का शून्य जल पाया? नहीं, उस एक सिंबल ने गणित को हमेशा के लिए बदल दिया। वही शून्य अरब देशों से होता हुआ यूरोप पहुंचा, और आज हम सबकी जेब में जो स्मार्टफोन है ना, वो उसी शून्य की बुनियाद पर चल रहा है। आइडियाज अपना रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। तो यहां से हम क्या सीख सकते हैं? नालंदा की कहानी हमें सिखाती है कि सभ्यताएं कितनी नाजुक होती हैं, लेकिन शिक्षा का असली मकसद सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि मन को डर, नफरत और अज्ञान से आज़ाद करना है। क्योंकि असली नालंदा ईंट गाड़े की किसी इमारत में नहीं, बल्कि हमारे दिमाग में बसता है, और उस दिमाग के दरवाजे हमेशा खुले रहने चाहिए।